हेलो बच्चों। तो जैसे ही कल हमने बस की यात्रा पाठ शुरू किया था और उसका आधा हिस्सा हमने समझने की कोशिश की थी। जैसे कि हम इसे पढ़ के समझ चुके हैं कि यह जो रचना है वो एक कहानी है और जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है और एक यह व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें सरकारी परिवहन व्यवस्था जो है या परिवहन व्यवस्था जो है उन पर व्यंग किया गया है। और इसी को देखते हुए हरिशंकर परसाई जी ने अपने साथ घटित एक घटना को कहानी का रूप देते हुए इस पाठ की रचना की है। तो आइए हम इसका जो दूसरा भाग है उसे समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने देख लिया था कि किस प्रकार से जो बस की यात्रा पर ये सभी यात्री निकले हैं और जो मुख्यतः लेखक के दोस्त हैं उन सभी को उनके परिजन इस प्रकार विदा करते हैं जैसे कि उन्हें वह आखिरी विदाई दे रहे हों, क्योंकि बस की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और उसकी दुर्दशा हो चुकी है। परंतु फिर भी परिवहन व्यवस्था को में आम जनता की सहूलियत को ना देखते हुए पैसे कमाने का लोभ कुछ ज़्यादा है और जिसके कारण बस इतनी बुरी स्थिति में होते हुए भी सड़कों पर चलाई जा रही है। तो आइए आगे चल के हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि चलते चलते अचानक बस रुक जाती है। खोजबीन से पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल निकाला और नली के साथ इंजन में डालने लगा। यहाँ लेखक को बस की दशा बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि वह चलने के बिल्कुल काबिल नहीं है। अब उसे चलाना या उस पर यात्रियों को ढोना उस पर अत्याचार होगा। उस पर अत्याचार मतलब बस पर अत्याचार होगा। तभी तो उसके मन में यह भाव आया कि अब बस कंपनी का हिस्सेदार बस के इंजन को गोद में रखकर नली से पेट्रोल पिलाएगा, जैसे माँ बच्चे को बोतल में दूध पिलाती है। यानी बस में अब चलने का बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन रह रहकर लेखक को अपने अंदर यह डर लग रहा था कि बस में कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इसमें बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो इसमें जब लेखक इसमें सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें जितने भी प्रकृति के नज़ारे हैं वह सभी मन भावन नहीं लग रहे। उन्हें कहीं ना कहीं उन बस को उससे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने का डर है। लेखक को हर पेड़ दुश्मन सा लगता था, क्योंकि जब भी कोई पेड़ दिखाई देता तो उसे ऐसा प्रतीत होता था कि कहीं बस उससे टकरा ना जाए। यदि कहीं झील दिखाई देती तो उसे ऐसा लगता था बस इसमें ही जा गिरेगी। इस प्रकार उसका जो सफ़र है वो काफ़ी डर डर के बीत रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अविज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बेयाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से बस फिर रुक जाती है। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन बस
चलने का नाम नहीं लेती। ऐसे में बस कंपनी का हिस्सेदार अपनी बस की कमियों को दरकिनार करते हुए अपने सारे यात्रियों को ये दिलासा देता है कि बस एकदम फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई खराबी नहीं है। पर अचानक से आज ही पता नहीं क्यों कि ये 2 बार खराब हो गई है। उस समय लेखक को यह कंपनी का हिस्सेदार बिल्कुल अंग्रेज शासनकर्ता की भांति लगा, जिन्हें केवल अपना ही ध्यान था, भारतीयों की जरा भी परवाह तक नहीं थी। ऐसे ही इसे भी बस में सवार यात्रियों की परवाह नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो और आगे बढ़ने का उसमें साहस न हो। हमें अपने आप में शर्म महसूस हो रही थी कि कैसे हम उस पर अपना बोझ डालकर चले जा रहे हैं। यदि उसके प्राण निकल जाएं तो इस सुनसान जंगल में उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, अर्थात बस बिल्कुल भी आगे चलने की दशा में नहीं थी। आगे पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ पर जो बस है वो दोबारा से सुधारी जाती है और बस दोबारा से चलने लगती है। पर अब उसकी जो स्पीड कह लीजिए या जो गति है वो काफ़ी कम हो चुकी है। और जो हिस्सेदार साहब है उन्होंने कुछ प्रयास करके बस को चलने लायक तो बना लिया था, पर बस की स्थिति इस प्रकार थी कि वह एक बुढ़िया, मतलब बुढ़ापे में जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो चलने फिरने में इतनी ताकत नहीं रहती। उसी प्रकार वह एक बुढ़िया की भांति लग रही थी और वह बहुत धीमी गति से चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है और वह सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही थी। आगे पढ़ते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ अपनी पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर जो लेखक है वो बस में यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। अब दोबारा से बस ख़राब हो जाती है, मतलब ये तीसरी बार है जब बस ख़राब हो जाती है। और तीसरी बार जैसी बस ख़राब होती है तो उसका जो टायर है वो उसमें पंचर हो जाता है टायर। और उसके टायर की दशा देखकर लेखक के मन में कहीं ना कहीं जो हिस्सेदार, बस के जो हिस्सेदार हैं, जो उनके साथ ही सफ़र कर रहे हैं, उनको देखकर कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव उमड़ पड़ता है कि इतनी बुरी दुर्दशा होने के बावजूद, बस की इतनी बुरी दुर्दशा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इन्हें उस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और ये किसी क्रांतिकारी आंदोलन के नेता होने चाहिए थे जो केवल अपने विचारधारा से लोगों को अपने पीछे चलाता है। इसे दूसरों की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं होता। लेखक सोचने लगा कि यदि बस नाले में गिर जाती तो वह सब मारे जाते। लेखक को ये भी डर लगता है कि अगर बस स्पीड में होती या ज़्यादा गति में होती तो बस जो है वो नाले में गिर जाती और हम सभी लोगों के प्राण चले जाते। ऐसे में देवता भी शायद उस व्यक्ति का स्वागत करते जो कहते हैं कि यह वह महान व्यक्ति है जिसने बस के टायर के बदले अपने प्राण दे दिए। मतलब वो बस के हिस्सेदार की बात कर रहे हैं जो जानबूझकर, जानते हुए भी कि बस की इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है, पर फिर भी टायर ना बदलकर उसे चलाए जा रहे हैं और खुद भी उसमें सफ़र कर रहे हैं।
दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, जैसे घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यहाँ पर अब जब लेखक ने देखा कि किस प्रकार से जो जिस बस में वो यात्रा कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है और 3 से 4 बार ख़राब हो चुकी है, तो जब बस में बैठने से पहले उनको घर पहुंचने की होड़ थी या जो जल्दबाजी थी कि सुबह काम पे निकलना है, वो सारी की सारी जो कहा जाए कि वो सारी की सारी उत्साह या जो जल्दी पहुंचने की जो चिंता है वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि उनको अब ये लग रहा था कि मैं चाहे कहीं भी पहुंचूं, पन्ना तो दूर की बात है, चाहे कहीं भी पहुंचे शायद मैं परलोक मतलब स्वर्ग ही सिधार जाऊंगा अगर मैं इस बस पर ही बैठा रहा तो। दूसरा घिसा पिटा टायर बस में लगा तो लिया गया था, पर बस फिर चल तो रही थी, पर लेखक के मन में जो घर पहुंचने का जो उत्साह था या जल्दी पहुंचने की जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई थी। उन्हें तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, जहाँ पे उन्हें जाना था और जहाँ से उन्हें जबलपुर के लिए दूसरा साधन मिलना था। अब उन्होंने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। उन्हें इसी बस से सारा जीवन गुजारना था। उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि बस शायद अब उन्हें जीवन भर अपने साथ ही यात्रा करवाती रहेगी और शायद जहाँ तक उन्हें पहुँचना था, जो उनका गंतव्य था, वो शायद कभी आएगा ही नहीं। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा था कि धरती पर जाने का उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। इन्हें तो इसी बस में से स्वर्ग की ओर जाना है। उनकी बेचैनी अब समाप्त हो गई थी। बस चल रही थी और लोग बस में हंसी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उनके मन में बस को गंतव्य तक पहुँचने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी लेखक के मन में, और उन्हें लग रहा था कि आज नहीं तो कल कभी भी पहुँचे, पर शायद पन्ना पहुँचे ना पहुँचे, हम परलोक मतलब स्वर्ग ज़रूर सिधार जाएंगे। तो ये पूरी कहानी थी जिसे लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा था, जिसमें उन्होंने परिवहन व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया हुआ था। आइए इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आप सभी को शब्दार्थ कुछ लिखने को दिए हुए थे, आज जितना पाठ या जितना पोर्शन हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। इन सभी को आपको अपनी कॉपियों में लिखना है। ये वाले आप लिख चुके होंगे, तो ये वाले आपको आज लिखने हैं। मैंने ऊपर तारीख भी दे दी है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। वक्त अर्थात समय, ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण, बॉडी मतलब ढांचा, भेदभाव मतलब वर्ग भेद, लुभावना मतलब मन भाने वाला, तरकीबें मतलब योजनाएं, इत्तेफाक अर्थात संयोग, क्षीण मतलब मध्यम, दयानी मतलब दया दिखाने योग्य, वृद्धा अर्थात बुढ़िया, ग्लानि मतलब अपने आप पर शर्म महसूस होना, अंत्येष्टि अंतिम क्रिया कर्म, उत्सर्ग त्याग किसी वस्तु को छोड़ देना, दुर्लभ अर्थात कठिन, प्रयाण अर्थात जाना, इत्मीनान अर्थात निश्चित।